अभी देखो, इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और एंजाइम कैसे काम करते हैं वो भी देखा था हमने, बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कि अगर आप एब्सेंस ऑफ एंजाइम में वो रिएक्शन कंडक्ट करते हो तो 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। और अगर आप एंजाइम यूज करोगे विच इज कार्बोनिक एंड हाइड्रेस, तो उसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल आपके पास बन जाते हैं। अभी यहाँ पर बेटा हम लोगों ने बात करनी है एंजाइम्स के कंपोजिशन की, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में आपको दिया है, मैं पूरा समझा देती हूँ पहले। यहाँ पर देखो, बेसिकली जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो हमारे पास है दो तरह के। एंजाइम या तो हमारे पास होता है सिंपल, या फिर आप लोगों के पास होता है कॉन्जुगेटेड, जिसको आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। सो एंजाइम कैन बी कॉन्जुगेटेड और इट कैन बी सिंपल एंजाइम। क्लियर? जो कॉन्जुगेटेड है उसके लिए एक और टर्म यूज करी जाती है, इट इज कॉमनली नोन एज द हॉलो एंजाइम। क्लियर? क्या बोला जाता है इसको? हॉलो एंजाइम। सो वी कैन से कि एंजाइम दो तरह के हैं, एक आपके पास है सिंपल और एक आपके पास आता है यहाँ पर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड इज कॉमनली नोन एज द हॉलो एंजाइम। कॉन्जुगेटेड को क्या बोला जाता है? हॉलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम बेटा उसको बोला जाएगा द एंजाइम विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना है, दैट एंजाइम इज बेसिकली नोन एज द सिंपल एंजाइम। तो जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, ऐसे एंजाइम को क्या बोला जाता है? सिंपल एंजाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम दैट इज पेप्सिन, जो हमें मिलता है स्टमक में। अगर कॉन्जुगेटेड या हॉलो एंजाइम की बात आती है, तो एक्चुअल में बेटा जो कॉन्जुगेटेड या हॉलो एंजाइम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें ना दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक पार्ट तो उसका वो होगा जो डेफिनेटली बेटा प्रोटीन का बना है, तो ऐसे पार्ट को हम यहाँ पर नाम देते हैं प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होगा, दैट प्रोटीन पार्ट इज कॉमनली नोन एज द एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम। क्लियर? और एक होता है उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है यहाँ पर? कोफैक्टर। क्लियर? तो नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज द कोफैक्टर एंड द प्रोटीन पार्ट इज कॉमनली नोन एज द एपोएंजाइम। तो जब आप प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बनता है? हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम। तो एंजाइम कैन बी सिंपल विच इज ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम कैन बी कॉन्जुगेटेड which is made up of protein plus non-protein part. The protein part is commonly known as apoenzyme and the non-protein part is basically called cofactor. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द कोफैक्टर, बिकॉज बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोफैक्टर का रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोफैक्टर? क्योंकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो तो डेफिनेटली आपको एपोएंजाइम शो करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन पार्ट है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोफैक्टर? कोफैक्टर का होना जरूरी है। अगर एंजाइम काम करेगा तो एंजाइम काम तभी कर सकता है इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर। बाय चांस आपने कोफैक्टर निकाल दिया तो पीछे बस आपके पास क्या बचा? एपो एंजाइम बचा। तो विदाउट कोफैक्टर एपो एंजाइम कैन नॉट वर्क। एपो एंजाइम जो है वो काम नहीं कर सकता। तो एपो एंजाइम को काम करने के लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है? नॉन प्रोटीन पार्ट की। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉन प्रोटीन पार्ट? दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो एक चीज ध्यान में रखो कि अगर कोफैक्टर निकल गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो कोफैक्टर है बेटा, ये सभी एंजाइम में सेम नहीं होता। इट कैन वेरी फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। ठीक है? जैसे देखो, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्रोटीन पोर्शन होगा उसको तो हमने एपो एंजाइम बोल दिया। क्लियर? लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर होते हैं 3 तरह के, बिकॉज कोफैक्टर सभी में सेम नहीं होता। बेसिकली कोफैक्टर होते हैं 3 तरह के। कोफैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर कैन बी द कोएंजाइम और इट कैन बी द मेटल आयन। तो बेटा जो कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है
कोएंजाइम भी हो सकता है और इट कैन बी द मेटल आयन। तो तीनों को ध्यान से चेक कर लो। अगर आपके पास कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो बेटा पहली बात तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर देखो कैसा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक नेचर। क्लियर? और क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक कोफैक्टर है और कोफैक्टर किससे जुड़ता है? एपोएंजाइम से। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे जुड़ेगा? ऑब्वियसली एपोएंजाइम से। तो दोनों की जो ज्वाइनिंग है वो कैसी होती है? टाइटली ज्वाइंट। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा दो एंजाइम आपके पास है, पैरोक्सीडेज है और एक आपके पास है कैटालेस। दोनों एंजाइम के केस में व्हाट इज हैपनिंग? हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। बेसिकली जो हमारा पैरोक्सीडेज और कैटालेस है वो किस काम के लिए यूज होते हैं? दे कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पैरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए we use the enzyme peroxidase and catalase। तो इन दोनों एंजाइम में जो हीम होता है वो क्या काम करता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो बाय चांस अगर मैंने इन दोनों में से हीम को निकाल दिया तो हीम को निकालने का मतलब कि आपने कोफैक्टर को निकाल दिया, तो इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। नाउ दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कोफैक्टर विच इज नोन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरी बात बेटा जो हमारा कोफैक्टर है हो सकता है कि इट कैन बी द कोएंजाइम। किस फॉर्म में हो सकता है? कोएंजाइम की फॉर्म में। ठीक है। अब जो कोएंजाइम है उनका नेचर कैसा है? कोएंजाइम भी बेटा ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, लेकिन जब ये एपोएंजाइम से जुड़ेंगे तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, यू कैन से लूजली बाउंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो टाइटली बाउंड है ना, दे आर सेड टू बी लूजली बाउंड। दूसरी बात जो कोएंजाइम है वो बेसिकली कोफैक्टर का काम करते हैं बहुत सारे रिएक्शन में। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। बहुत सारे कोएंजाइम का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन से हैं? विटामिन्स हैं। जैसे कि NAD, NADP, दे कंटेन द विटामिन नाइसिन। विटामिन नाइसिन कौन सा विटामिन है? इट इज द B3 विटामिन। तो B3 विटामिन जो है वो हमें किस में मिलेगा? वो हमें मिलेगा NAD और NADP। व्हाट इज NAD? निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। और अगर उसके साथ आप फॉस्फेट लगा दोगे तो वो NADP बन जाएगा। तो ये जो NAD है, NADP है, ये बेसिकली क्या है? ये कोएंजाइम है। इनके अंदर होते हैं विटामिन्स। तो कौन सा विटामिन है जो हमें NAD में मिलता है? दैट इज B3। और ये कोएंजाइम किस रिएक्शन में काम करते हैं? दे वर्कड इन मैनी कैटालाइज्ड रिएक्शन। थर्ड बेटा आपके पास जो पॉइंट आता है वो ये कि जो कोफैक्टर है इट कैन बी द मेटल आयन। कोफैक्टर किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? मेटल आयंस की फॉर्म में। पहली बात देखो जो मेटल आयंस हैं उनको हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। और वो एपोएंजाइम से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। they form the coordination bond with the active site and at the same time they form the coordination bond with the substrate। क्योंकि आप ये देखो ना कि जो आपके पास कोफैक्टर है, जैसे कि ये हमने बना दिया मेटल आयन। अब मेटल आयन बेटा हमारे पास क्या है? मेटल आयन इज बेसिकली अ कोफैक्टर। मेटल आयन क्या है? इट इज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर किससे जुड़ता है? कोफैक्टर जुड़ता है एपोएंजाइम से। तो यानी कि जो मेटल आयन है वो किससे जुड़ेगा? एपो एंजाइम से। तभी तो पूरा कंप्लीट एंजाइम बनेगा। तभी बनेगा ना जब आप कोफैक्टर और एपो एंजाइम को जोड़ोगे। तो मेटल आयन इज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर जुड़ता है एपो एंजाइम से, तो यानी कि मेटल आयन किससे जुड़ेगा? एपो एंजाइम से। ठीक है। और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा? दिस बॉन्ड इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो हमारे पास एंजाइम बन गया। अब एंजाइम आगे जाके किससे जुड़ता है? एंजाइम जुड़ता है सबस्ट्रेट से। जुड़ता है ना सबस्ट्रेट से, तभी तो आप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करोगे। तो सेम टाइम पे जो मेटल आयन है वो आगे जाके जुड़ेगा सबस्ट्रेट से। तो जब ये मेटल आयन बेटा सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तो अगेन कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। क्लियर? फिर इसमें अगर एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल आपको दिया है जिंक का।
अब जिंक जो है वो को फैक्टर का काम करता है फॉर द एंजाइम कार्बोक्सी पैप्टिडेज। तो एंजाइम आपके पास है कार्बोक्सी पैप्टिडेज, दैट इज द एंजाइम। अब इस एंजाइम ने अगर काम करना है तो इसको चाहिए कोफैक्टर, बिना कोफैक्टर के तो ये काम नहीं करेगा। और कौन सा कोफैक्टर है? मेटल आयन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल आयन? Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव इज अ मेटल आयन, मींस इट इज अ कोफैक्टर, and cofactor is required for the working of enzyme. Which enzyme they have been given? Carboxypeptidase. अब इसके बेटा एक और एग्जाम्पल है जो आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल में नाम आप लोगों के पास आता है स्लाइवरी माइलेज, दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम। क्लियर? तो ये जो एंजाइम आप लोगों के पास है स्लाइवरी माइलेज, ये हमें मिलता है सलाइवा में। ठीक है, हमारे बकल कैविटी में जो सलाइवा रिलीज होता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्लाइवरी माइलेज। तो ये बेसिकली डाइजेशन करवाता है स्टार्च का। तो इस एंजाइम को भी कोफैक्टर चाहिए, और इसके कोफैक्टर का नाम क्या है? क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस आर द मेटल आयंस, मींस दे आर द कोफैक्टर and they are required for the enzyme. What is the name of the enzyme? That is salivary amylase. ठीक है, तो एक बहुत क्लियर पॉइंट बेटा आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो। Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. अगर बाय चांस आपने अपना कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है, अगर कोफैक्टर निकल गया तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है कैटालिटिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एपो एंजाइम के साथ साथ किसका होना जरूरी है? कोफैक्टर का। बिना कोफैक्टर के एपो एंजाइम कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा भी जाता है। हाँ जी बेटा, दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन अगर आपको कंपोजिशन समझ में आ गया है कि एंजाइम जो है वो दो तरह के हैं। वन इज अ सिंपल एंजाइम, अनदर इज कॉन्जुगेटेड। सिंपल वो है जिसमें सिर्फ प्रोटीन होगा, कॉन्जुगेटेड वो है जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दो होते हैं। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन को क्या बोला जाता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर का होना जरूरी है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर कोफैक्टर निकल गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर? सभी एंजाइम में कोफैक्टर सेम नहीं होता। इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट कैन बी कोएंजाइम, और इट कैन बी मेटल आयन। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है विद एग्जाम्पल। तीनों की एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दी गई हैं, वो आपने अच्छे से लर्न करनी है। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, ये हमारे पास हो गया रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम जो आप लोगों ने करना था। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं यहाँ पर बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर। अब आप यहाँ पर आ जाओ जरा। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब आपने यहाँ पर बात करनी है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। जो एंजाइम है वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है क्या? पहले तो आप रिएक्शन चेक कर लो। ठीक है, हीम जो है बेटा सीमा, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब वो कोफैक्टर है जो कि पैरोक्सीडेज और कैटालेज की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर आप हीम निकाल दोगे तो मतलब आपने कोफैक्टर निकाल दिया, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी बेटा। नाउ लुक एट द रिएक्शन। जो रिएक्शन यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर जो बेटा ई है, ई रिप्रेजेंट करता है एंजाइम को, एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? ईएस, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। ईएस में जो एस है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी में। पी इज बेसिकली प्रोडक्ट। जब एक बार बेटा प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, तो वो प्रोडक्ट को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो एंजाइम और प्रोडक्ट हो गए दोनों अलग। प्रोडक्ट जो है वो आपका सेल यूटिलाइज करेगा और एंजाइम जो है वो वापस से अपना काम शुरू कर देगा। दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम काम कैसे करता है।
तो आप ये देखो कि ये जो रिएक्शन है इसको हमने 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास होगा क्या, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो जाके एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा। कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे। पहले ही बताया था ना कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के ऊपर कहाँ बाइंड करता है? एक्टिव साइट पे। जैसे ही वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है वो जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ES बनेगा। ES इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जब हमारा सबस्ट्रेट बेटा एंजाइम से जुड़ता है तो उस वजह से एंजाइम की शेप जो है वो ऑल्टर होती है। तो दे बिकम टाइटली फिट टुगेदर, वो और ज्यादा टाइटली एक दूसरे से ज्वाइन कर जाते हैं। क्लियर? अब जब आपके पास एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ गया तो अब अपना एंजाइम जो है वो काम शुरू कर देगा। एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सबस्ट्रेट के अंदर बहुत सारे पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, सो देयर विल बी द केमिकल रिएक्शन। फाइनली द S विल बी कन्वर्ट इनटू द P। तो जब S P में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हमने क्या बोला? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड EP। बन गया आपके पास EP। अब EP का मतलब ये हुआ कि SP में कन्वर्ट हो गया तो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को बेटा रिलीज कर देगा और खुद वापस जाके नए सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा, सो दैट रिएक्शन कैन बी अगेन कंटिन्यू। तो एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट and again bind to the substrate and again start the catalytic reaction. So this is the nature of enzyme action. यहाँ पे देखो जरा लिखा हुआ है कि each enzyme has a substrate binding site। हर एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है जिसको substrate binding site बोला जाता है या एक्टिव साइट भी बोला जाता है। तो जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बेटा शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। जैसे ही बनेगा इमीडिएट ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है क्योंकि S आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? P में। एंजाइम जो है वो अनचेंज है। अनचेंज का मतलब कि एंजाइम में कोई चेंज नहीं आया, जैसे आपने उसको यूज किया वो बाद में भी वैसे ही रहेगा ना, वो प्रोडक्ट को चेंज करेगा, वो बस आपके रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है। तो हमारे पास जो ES है वो कन्वर्ट हो जाता है अनदर प्रोडक्ट में, अनदर कॉम्प्लेक्स में जिसका नाम है EP। एंड फाइनली EP आगे जाके प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड व्हेन यू यूज्ड द एंजाइम। तो 4 स्टेप है बेटा। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी क्योंकि एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है तो सबस्ट्रेट जाके वहां पर बाइंड करेगा। बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दे टाइटली ज्वाइन टुगेदर, तो हमारे पास बन जाता है ES। क्लियर? जो कि शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि बहुत जल्दी वो टूट जाएगा। ES में S आगे जाके P में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो ES कन्वर्ट्स इनटू EP। EP बन गया तो मतलब आगे जाके एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और वापस से नए सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। तो बेटा 4 स्टेप हैं और ऊपर अगर आप रिएक्शन देखो तो रिएक्शन भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। हाँ जी, स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? समझ में आ गया सभी बच्चों को? ऑल क्लियर? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। 4 स्टेप है और एक ही रिएक्शन है। रिएक्शन में भी देखो बेटा 4 ही स्टेप है, तो बहुत इजी है इसको लर्न करना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे आप रिएक्शन लिखोगे वैसे वैसे आप स्टेप याद करो, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। क्रैम भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, इट इज वेरी इजी। एंजाइम प्लस S यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स यू द ES। ES is a complex, then ES will convert into EP and then finally EP converts into E plus P यानी कि प्रोडक्ट आपका रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। डन बेटा? क्लियर? चलो अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों के पास रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम जरा यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जरा।
अभी बेटा एंजाइम का देखो कंपोजिशन भी हो गया, जिसमें सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम हमने पढ़े, ठीक है। एंजाइम का काम भी हमने देख लिया। हाँ जी बेटा, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट आ जाओ रिगार्डिंग द एंजाइम क्लासिफिकेशन। अब एंजाइम का बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड की। मेथड हमें दिया था IUB। नाउ व्हाट इज IUB? IUB इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एक बेसिकली ब्रांच है, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है विद द classification of the enzyme and the molecules. So we have International Union of Biochemistry, that is IUB. तो IUB ने बेटा एक मेथड आप लोगों को दिया था फॉर द एंजाइम क्लासिफिकेशन। उन्होंने ये बोला कि हर एंजाइम को हम एक नंबर देते हैं, नंबर इज बेसिकली कॉल्ड EC नंबर। EC नंबर का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? EC इज बेसिकली कॉल्ड एंजाइम कमीशन नंबर, ठीक है। सो हर एंजाइम को हम एक नंबर असाइन करेंगे। व्हाट इज द नंबर? EC नंबर। EC मींस एंजाइम कमीशन नंबर। और ये नंबर में ना टोटल कितने डिजिट्स आप लोगों के पास होंगे? टोटल बेटा 4 डिजिट्स होंगे। EC नंबर में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी एंजाइम को हमने एक नंबर दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर है 4.6.11.1। अब आप देखो इसमें टोटल 4 डिजिट्स आ गए ना, 4.6.11.1। अब इसमें जो बेटा पहला डिजिट होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्लास। फर्स्ट डिजिट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को। सेकेंड डिजिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द सब क्लास। सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है? सब क्लास को। थर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, ठीक है। और फोर्थ जो है दैट विल रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर। तो एंजाइम के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? by giving a number, that number is called enzyme commission number, that is EC number. तो EC नंबर में होते हैं टोटल 4 डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्लास, सेकेंड रिप्रेजेंट द सब क्लास, थर्ड रिप्रेजेंट द डिवीजन एंड द फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर। तो ये 4 डिजिट्स बेटा आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो हम लोगों ने करना है वो सिर्फ बेटा क्लास करनी है। सब क्लास, डिवीजन और सीरियल नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने सिर्फ क्लासेस करनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर एंजाइम की टोटल 6 क्लासेस हैं। तो 6 क्लासेस को याद करने का तरीका है OTH लिल। ट्राई टू रिमेंबर इट, हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, OTH लिल। OTH लिल में अल्फाबेट्स टोटल 6 हैं, तो मतलब एंजाइम की क्लासेस कितनी हो जाएंगी? टोटल 6। क्लास नंबर 1, class number 2, this is class number 3, class number 4, class number 5 and this is class number 6। सीक्वेंस बेटा यही रखना है, 1 को 2 या 2 को 3 में नहीं करना है। ट्राई टू रिमेंबर द सीक्वेंस OTH लिल। अब OTH में जो O है, O किसको रिप्रेजेंट करता है? O रिप्रेजेंट द क्लास विच इज कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज। O से क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करेंगे। T से आता है ट्रांसफिरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T? इट इज ट्रांसफिरेज। H से हमारे पास है हाइड्रोलेजेस। कौन सी क्लास है? हाइड्रोलेजेस। L stands for lyases, clear? I stands for isomerases और लास्ट आपके पास है L, इट इज कॉल्ड लाइगेज। तो ये बेटा टोटल 6 क्लासेस हैं। तो क्लास नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास नंबर 2 ट्रांसफेरेज, क्लास नंबर 3 हाइड्रोलेज, क्लास नंबर 4 लाइगेज, क्लास नंबर 5 आइसोमरेज एंड क्लास नंबर 6 लाइगेज। तो ये याद कर लो, ये आप लोगों ने नीट पेपर के लिए और प्लस सब्जेक्टिव पेपर के लिए, दोनों के लिए बेटा तैयार करना है, दोनों के लिए।
दोनों में क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी और सिर्फ क्लासिफिकेशन आप याद करोगे क्लासेस तक, उससे ज्यादा आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्लास नंबर 1 ऑक्सीडोडायरेक्टेज, क्लास नंबर 2 ट्रांसफेरेज, क्लास नंबर 3 हाइड्रोलेज, क्लास नंबर 4 लाइगेज, क्लास नंबर 5 आइसोमरेज एंड क्लास नंबर 6 लाइगेज। तो ये है टोटल एंजाइम की हमारे पास 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आप एंजाइम को एक नंबर देते हो, दैट इज कॉल्ड एंजाइम कमीशन नंबर, और यू कैन से ईसी नंबर। और ईसी नंबर में बेटा टोटल 4 डिजिट्स है। फर्स्ट डिजिट होता है क्लास के लिए, सेकंड होता है सब क्लास के लिए, थर्ड है डिवीजन के लिए, फोर्थ आपके पास है फॉर द सीरियल नंबर। पॉइंटर्स क्लियर? तो ये आप लोगों ने करना है रिगार्डिंग द एंजाइम क्लासिफिकेशन। हाँ जी, दिस मच स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास बेटा? Put the thumbs up on the screen if it is clear.